मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, MSJ गवर्नमेंट कॉलेज, भरतपुर। आज हम अध्ययन करेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री पार्ट 13, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कन्फॉर्मेशनल स्ट्रक्चर्स। अभी तक हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज में, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज में और कन्फॉर्मेशंस के बारे में, यानी कि कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ा, जिसके पूर्व में 12 वीडियोज हम बना चुके हैं और अब ये उसी सीरीज में 13वां वीडियो है। हम जानते हैं कि जो कन्फॉर्मेशन रहते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के, यानी कि उनको कागज़ पर शो करने के कुछ तरीके होने चाहिए। किसी अणु के संरूपण त्रिविमीय होते हैं, जबकि हमारा कागज द्विविमीय होता है। अतः इन त्रिविमीय संरचनाओं को द्विविमीय कागज पर कैसे प्रदर्शित किया जाए, इसके लिए विभिन्न विधियां होती हैं। जैसे हम पहले बात करते हैं न्यूमैन प्रक्षेपण या न्यूमैन प्रोजेक्शन। इसमें अणु को कार्बन अक्ष से इस प्रकार देखा जाता है कि एक कार्बन दूसरे कार्बन के पीछे छिप जाए। अब आरेख के सामने वाले कार्बन को एक केंद्र बिंदु द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और पीछे वाले कार्बन को उस बिंदु की परिधि द्वारा दिखाया जाता है। प्रत्येक कार्बन से जुड़े 3 हाइड्रोजन परमाणुओं को त्रिज्यीय रूप से, यानी कि रेडियली, एक दूसरे से 120 डिग्री कोण पर बना दिया जाता है। विभिन्न संरूपणों को दर्शाने की सुविधाजनक और सर्वाधिक यह विधि है। It is useful in alkene stereochemistry. Visualize the conformation of a chemical bond from front to back, with the front atom represented by a dot line and the back carbon as a circle. The front carbon atom is called proximal, while the back atom is angle between the proximal and distal एटम्स। जैसा कि नीचे की तरफ एक हमने फिगर शो कर रखा है। इसमें हम देख सकते हैं कि किस तरह हम ड्राइंग को देखते हैं और वो फार्मूला किस तरह बनता है। One of the best way to look at different conformations of molecule is to use Newman projections. A Newman projection is a conventional way of sighting down a particular carbon bond. In a Newman projection, the 3 lines in the shape of a formula represent the 3 bonds of the first carbon that are sighting down. Where the 3 lines connect is where the front carbon is a circle represent the back carbon. The 3 lines coming out of the circle represent the 3 bonds that come off that carbon. Note that the 4th bond for each of these carbon is the carbon bond that is looking down. A Newman projection can help to analyze the rotation around a
पर्टिकुलर कार्बन कार्बन बॉन्ड। ध्यान ही रखना है कि जब हम इसको देखें तो सामने वाला किस तरह दिखे और पीछे वाला किस तरह की स्ट्रक्चर में दिखे, यानी पीछे वाले कार्बन को उस बिंदु की परिधि द्वारा दिखाया जाता है और सामने वाले कार्बन को एक केंद्र बिंदु द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जैसे हम सामने देख पा रहे हैं। यूजिंग नॉर्मल प्रोजेक्शन, rotating around a specific bond to reach other conformers is a fairly straightforward task. The best way to reach other conformer is to rotate just one carbon at a time, either the front carbon or the back carbon. For consistency, it will always hold the front of the Newman projection fixed and rotate the back carbon. सेकंड जो है फॉर्मूला वह है सोहर्स सूत्र से। इसमें अणु को कार्बन कार्बन बंध के अक्ष से थोड़ा हटकर देखा जाता है और उसी रूप में अणु का आरेख बना दिया जाता है। Sohars projection, a representation of a molecule in a particular conformation looking down a carbon-carbon bond from an angle. Substituents are shown at 120 degree bond angle. Sohars projection, molecule is viewed from an angle rather than side on. For example, imagine looking at model 1 of the ethane below at the angle so that the carbon and highlightly red further from you। जैसे हम यहाँ देख पा रहे हैं, इसमें यह मॉडल शो कर रखे हैं, तो किस तरह हम मॉलिक्यूल को देख पा रहे हैं, उसको थोड़ा हट के देखा जाता है और उसे फिर आरेख के द्वारा दिखाया जाता है। जैसे यहाँ ये एथेन के रूप हैं, जैसे ये अंतरित रूप है इसका, सेकंड फार्मूला है जिसको हम आसानी से देख पा रहे हैं कि किस तरह मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट रहता है। यहाँ जैसे सोहर्स और न्यूमैन प्रोजेक्शन का रिप्रेजेंटेशन जैसे किया जा रहा है, हम किस तरह कर सकते हैं, जिसको हमने जो कन्फॉर्मेशनल संरचनाएं थी, जो एथेन और ब्यूटेन की संरचनाएं देखी, तो यहाँ एथेन की हम आसानी से समझ पा रहे हैं कि दोनों को जब सोहर्स और न्यूमैन को एक साथ रख रहे हैं कि किस तरह ये संरचनाएं हैं और ये स्टेगर्ड एक्लिप्स्ड किस तरह की संरचनाएं बनती है। तो जैसा हम यहाँ देख पा रहे हैं, इन संरचनाओं को समझ सकते हैं। ये संरचना 2 एनंटियोमर्स ऑफ 2 ब्यूटेनॉल की है। आगे है द फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन, यानी कि एक जब sp3 संकृत कार्बन परमाणु चतुष्फलकीय आकृति का होता है तो जो त्रिविमीय संरचना होती है और एक स्पष्ट रूप से त्रिविमीय मॉडल द्वारा ही समझी जाती है, लेकिन हमें उस त्रिविमीय आकृति को द्विविमीय कागज पर दर्शाना होते हैं। उसे दर्शाने की यह एक बेज विधि है। यदि एक चतुष्फलकीय कार्बन के मॉडल को कागज पर इस प्रकार रखें कि कार्बन परमाणु कागज की सतह पर हो और चारों संयोजकताएं कागज की सतह से बाहर हो, तो 2 हमारे सामने होंगी और 2 पीछे की तरफ होंगी। द फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन इज द मोस्ट कॉमन 3-dimensional representation of a 3-dimensional molecule on a 2-dimensional surface. This kind of representation is usually done for molecules containing chiral center or asymmetric carbon atom. In this representation, the ordinary lines represent bonds in the plane of the paper. Solid wedge
represent a bond above the plane of the paper, and a dashed wedge or a broken line represents a bond below the plane of the paper। यानी कि जैसे हम यहाँ सूत्र में या संरचना जो बनी हुई है उसमें आसानी से देख पा रहे हैं, यानी सामने वाली जो बंदों को ठोस लाइन द्वारा दिखा रहे हैं यहाँ, तथा तो पीछे वाली बंदों को टूटी लाइनों द्वारा दिखाया जाता है। इस प्रकार का सूत्र दर्शाने वाली है इस विधि को फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन कहते हैं। फिशर फॉर्मूला, यदि मॉडल आणविक मॉडल को इस प्रकार रखा जाए कि कार्बन परमाणु के साथ दो बंध भी कागज के तल में हों, तो बची हुई शेष दो बंधों में से एक कागज के ऊपरी तल में और अर्थात प्रेषक की ओर होगी और दूसरी कागज के नीचे के तल अर्थात प्रेषक से दूर होगी। कागज के तल वाली बंधों को सामान्य लाइन द्वारा दर्शाया जाता है। जब किसी अणु की एक अधिक स्टीरियोजेनिक केंद्र या असमित कार्बन परमाणु हो, अर्थात जैसे कार्बोहाइड्रेट हो, तो इस प्रकार संरचनाओं को बनाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसके लिए ये फिशर ने द्विविमीय प्रक्षेपण सूत्र सुझाए और इसके लिए बेज सूत्र को परिवर्तित किया जाता है कि समकोण व परस्पर काटती हुई दो सीधी रेखाएं होती हैं जिनका केंद्र बिंदु कार्बन परमाणु को दर्शाता है। इसमें कार्बन लिखते नहीं हैं। जो समूह कागज के तल के ऊपर होती है उन्हें हम क्षैतिज लाइन यानी हॉरिजॉन्टल रेखा द्वारा दिखाते हैं। ये बंध प्रेषक की ओर निर्देशित होती है। जो समूह पेपर के नीचे के तल में होती है उन्हें हम वर्टिकल लाइन द्वारा लिखा जाता है और ये बंध प्रेषक से दूर होती हैं। इट इज ऑब्टेन्ड बाई projecting the molecule so that center carbon bond is parallel to the plane of the paper. Flat represents of a 3D molecule. A chiral carbon is at the intersection of horizontal and vertical lines. Horizontal lines are forward, out of plane. More oxidized group is placed at the top of vertical line. Vertical lines are behind the plane. Carbon chain is on the vertical line. Highest oxidized carbon is top. Rotation of 180 degree, 360 degree in the plane remain unaffected or doesn't change molecule. Rotation of 90 or 270 changes the configuration. Any two group interchanges twice. 3 group rotated at a time clockwise or anti-clockwise by keeping fourth group constant. Fisher projection formula is restricted only eclipsed form. जैसे यहाँ अगर 180 डिग्री पर उसका रोटेशन है तो किस तरह की संरचनाएं ये बनेंगी, जैसे हम यहाँ देख पा रहे हैं रोटेट किया। जैसे यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जो हमारी तरफ है या जो प्लेन के नीचे की तरफ है वो किस तरह है, हम डायग्राम में दोनों ही यहाँ समझ पा रहे हैं। और जब उसको 180 डिग्री के एंगल पर रोटेट किया जाता है, यानी कि जैसे देखें हम संरचना को, ये रोटेशन ऑफ 180 डिग्री इज अलाउड बिकॉज इट विल नॉट चेंज द कन्फिगरेशन। यहाँ किसी भी तरह का कन्फिगरेशन में चेंज नहीं है। अगर यह 90 डिग्री के एंगल पर इसको किया जाए तो ये 90 डिग्री रोटेशन विल चेंज द ओरिएंटेशन of the horizontal and vertical groups. Do not rotate a Fisher projection 90 डिग्री। यह हम संरचनाओं को आसानी से देख पा रहे हैं कि 90 डिग्री पर होने पर इसमें क्या होता है
यानी कि इनकरेक्ट ओरिएंटेशन प्राप्त हो रहा है और यहाँ जो इस तरह के एंशियोमर ये बनते हैं। तो इस प्रकार हम ये जो प्रोजेक्शन है इसके आधार पर हम संरचनाओं को आसानी से कागज़ पर समझा सकते हैं। धन्यवाद।